अब हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये हम आज पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ जो उनसे होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं कि ठीक ना, जो दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करती हैं, उन्हें कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ पर इन्हिसार करें, उन्हें कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ पर लेंथ, मास, टेम्परेचर, वक्त आ जाता है। इसी तरह डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स और एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर तीसरा है सवाल, उसमें बेस यूनिट्स कहा हुआ है कि बेस यूनिट्स कौन कौन सी हैं। हमें पता है कि बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। लेंथ, मास, टेम्परेचर, वक्त। तो बेस यूनिट्स हमने निकालने हैं। केजी बेस यूनिट है, मोल बेस यूनिट है, मीटर है बेस यूनिट, केल्विन टेम्परेचर का है। क्योंकि ये सारे यूनिट्स ऐसे हैं जो दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं, जो डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जो डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करें बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ पर इन्हिसार करें, उन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक जूल है इज इक्वल टू न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर, ये न्यूटन को बेस यूनिट्स एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए न्यूटन मीटर क्या है? डिराइव क्वांटिटीज़। फिर इसी तरह है जी आगे कोलम्ब है, एएस है। एएस भी डिराइव ठीक है ना, डिराइव क्वांटिटी जो कि बेस यूनिट्स से मिलकर बना है। ओके हो गया, समझ आ गई? बस ये लिख देना कि ये हैं जी बेस यूनिट्स, ये हैं। अब आगे है जी चौथा सवाल है कि स्पीड जो सा होता है, स्पीड का हमें फार्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम का हमें फार्मूला याद होना चाहिए, फोर्स का हमें फार्मूला याद होना चाहिए, वर्क का हमें फार्मूला याद होना चाहिए। और हर फार्मूले में हमने एस है, एस का यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो सेकंड ऊपर जाकर मीटर पर सेकंड बन जाएगा। वॉल्यूम है लेंथ, विड्थ और हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट है, इसको हम इन तीनों का यूनिट एक ही होता है, मीटर होता है। तो मीटर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो किलोग्राम एम एस -2 है। ठीक है ना। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन होता है एम एस -2। ये फोर्स का यूनिट बन जाएगा। वॉल्यूम ये यूनिट बन जाएगा, वॉल्यूम का बन जाएगा। ये स्पीड का बन जाएगा। ये वर्क का एफ एस है, किलोग्राम एफ एस है, फोर्स का किलोग्राम एम एस -2। डिस्टेंस है जी मीटर। न्यूटन है, ये न्यूटन मीटर, ये जूल है। डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यूटन मीटर है, इसको जूल कहेंगे। ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू न्यूटन मीटर है, इसको जूल कहेंगे। न्यूटन के किलोग्राम एम एस -2। समझ आ गया? हमने इनके फार्मूलों में सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स पुट किए हैं और आंसर निकाले हैं। ठीक है। यूनिट्स पुट करके हमने इन्हीं क्वांटिटीज़ का, इन्हीं डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स निकाल दिए। अब आगे है 5वां है कि आपकी उम्र हमने सेकंड्स में निकालनी है। आपकी उम्र होगी 15 साल है जी आपकी उम्र। ठीक है ना। एक साल में 365 दिन होते हैं। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 365, ये दिनों में आ गई आपकी उम्र। अब इन्हीं दिनों को घंटों में 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आवर्स में आ गई। अब इन्हीं घंटों को मिनट में निकालेंगे, इस घंटे को हम मिनट में निकालेंगे, यानी 1000, 13,000 ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मिनट के साथ, एक मिनट में, ठीक है ना। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये मिनट आ गए और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि पॉइंट को शुरू वाले ऑब्जेक्ट के, शुरू वाली जो उनसी मिकदार है उसके दूसरे नंबर पर लिखेंगे, 4.73 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, यानी कि 10 की पावर में वही शब्द आएगा जो कि जितने भी पॉइंट्स को पार करके गया, 1 2 3 या 8 ऑब्जेक्ट्स को पार करके गया, इसलिए 8 आ जाएगा।
8 सेकंड। अब 1.6 6वां सवाल है कि ठीक है ना, हमें वो ऑल कंट्रीज़ कैन यूज़ सेम, यानी कि ऐसा यूनिट्स की अहमियत बतानी है कि हम जिस भी कंट्री में जाएंगे हम वहाँ पर सेम यूनिट्स यूज़ हो रहे होंगे, यानी हमें काम करने में आसानी होगी। और मादा की तीनों किस्में और तीनों किस्मों को मुख्तलिफ यूनिट्स एक्सप्लेन करते हैं। माए को लीटर एक्सप्लेन करता है, ठोस को केजी एक्सप्लेन करता है, ठीक है, और गैस को हम वॉल्यूम में लेते हैं, मीटर क्यूब में, ठीक है। ठीक है, हो गया, समझ आ गई। ये है इसके बताया कि 7वां सवाल है। 7वें सवाल में हमें लीस्ट काउंट पता है। लीस्ट काउंट ठीक ना, उसमें वर्नियर कैलिपर का हमें लीस्ट काउंट निकालना है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए फार्मूला ये है कि मेन स्केल पर सबसे छोटी रीडिंग बतानी है और वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद। मेन स्केल पर छोटी रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है, वर्नियर स्केल पर दर्जों की तादाद 10 होती है। इन दोनों को तकसीम किया, ये आ गया। अब 0.1 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिली से सेंटी यानी कि ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। 10⁻³ 10⁻² से छोटा है, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए तकसीम करेंगे और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तकसीम किया 10 से। 10 से क्यों किया, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। यहाँ पर 10 ये तकसीम कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर है। फिर इसी तरह है जी, आगे हमने बताना है कि वर्नियर स्केल, मेन स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर में हमें पता कैसे चलेगा कि ज़ीरो एरर है। ज़ीरो एरर कैसे पता चलेगा, जब वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में नहीं ना मिल रहा होगा। जब वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में नहीं ना मिल रहा होगा, जब वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में नहीं मिल रहा होगा तो ज़ीरो एरर मौजूद है। तो ज़ीरो एरर क्या है, मौजूद है, बस ये बात। अब यहाँ पर 1.9 है कि ज़ीरो एरर क्या चीज़ है। कि ज़ीरो एरर यहाँ पर हमें पता है कि ज़ीरो एरर फाइंड, जब हम ज़ीरो एरर फाइंड कर लेंगे तो मेजरमेंट एक्यूरेट हो जाएगी। यानी कि इंस्ट्रूमेंट में जो सी गलती होगी जब हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, जब हम ज़ीरो एरर को फाइंड कर लेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, ये मैंने आपको उसमें बताया न्यूमेरिकल में कि ज़ीरो एरर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कैसे निकालते हैं। कि ज़ीरो एरर जब, बस आपने ये याद करना है कि ज़ीरो एरर को फाइंड करने से आपकी आप जिस भी जिस्म का मेजरमेंट लेंगे वो एक्यूरेट होगी। किसी भी बॉडी के पत्थर है उसकी आप मेजरमेंट लेंगे, जब मिसाल के तौर 4 आती है तो 4 आती है और ज़ीरो एरर आपने निकाला था 0.4 मिलीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर से माइनस करेंगे 0.4 को, ठीक है, 4 मिलीमीटर में से माइनस करेंगे 0.4 मिलीमीटर को, तो हमारे पास जितना भी आंसर आएगा वो ये ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन, ठीक है ना। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन एक ही होता है, यानी कि ज़ीरो एरर जब पॉजिटिव में निकले तो ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव आ जाएगा, वैल्यू सेम ही रहेगी। बस आपने ये 2 लाइनें याद करनी है, ये 2 लाइनें बस आप लिख देंगे तो आपका सवाल गलत सही हो जाएगा। स्टॉप वॉच क्या चीज़ है, स्टॉप वॉच में एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जोन सा होता है लीस्ट काउंट वो 0.1 सेकंड होता है। ये यूज़ करते हैं हम, क्या यूज़ करते हैं, टू फाइंड आउट अ स्पेसिफिक इंटरवल। हम स्पेसिफिक इंटरवल को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि रिएक्शन होते हैं ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ, जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये कितने वक्त में रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वो भी ये स्टॉप वॉच की मदद से पता चलता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन कितने मिनट में हुआ, बस ये इसको जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टॉप वॉच का। अब मैनी एक्सपेरिमेंट्स के अब हमें पता है कि उसमें ठीक है ना 1.11 में बताया, उसमें वो कह रहा है कि एक्सटर्नल स्मॉल इंटरवल का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल तब ये इस्तेमाल होता है कि जब रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो, जब बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो ना, तो उसको हम डिजिटल ठीक है ना, डिजिटल स्टॉप वॉच से मापते हैं, जो कि आमतौर पर लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। डिजिटल
डिजिटल स्टॉप वॉच में मापते हैं जो कि आमतौर पर लेबोरेटरीज़ में इस्तेमाल होती हैं। समझ आ गया? यानी कि मैनी एक्सपेरिमेंट्स प्रोड्यूस इन वेरी शॉर्ट, बहुत एक्सपेरिमेंट बहुत ही तेज़ी से होते हैं, ठीक है ना। उसको मापने के लिए डिजिटल स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल कहाँ पर यूज़ होता है, बस ये बात याद रखनी है कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से हो जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरवल जो सा है वो इंटरवल बहुत ही स्मॉल होता है। उस स्मॉल इंटरवल को मापने के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं, वो होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चाहिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स के इसमें फर्स्ट एक्यूरेट डिजिट और सेकंड डाउटफुल डिजिट, एक्यूरेट प्लस डाउटफुल डिजिट, एक्यूरेट डिजिट को और डाउटफुल डिजिट को हम लिख लेंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा इनके फर्स्ट एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर इसे कहते हैं। हमने सिग्निफिकेंट फिगर की जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद कर लेने हैं। पिछले एक्सपेरिमेंट्स में मैंने सब कुछ सारा एक्सप्लेन किया। इसमें हम क्या करेंगे, 18.425 है, इसमें 18 क्या है ये एक्यूरेट है, 4 क्या है डाउटफुल डिजिट है, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं 180.000। 80 क्या है, 180 क्या है एक्यूरेट डिजिट, 0 क्या डाउटफुल डिजिट, 180.0 क्या है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। आपने ये एक एग्जांपल देनी है और यहाँ पर एक बताना है कि फर्स्ट एक्यूरेट डिजिट प्लस डाउटफुल डिजिट, जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। प्रिसाइज एंड सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो उनसे होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रिसीजन के, यानी कि जितने आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ाएंगे उतनी आपकी जो सी दुरुस्तगी होगी मापने की वो बढ़ती जाएगी। ये एक लाइन याद करनी है और फिर उसके बाद एक लाइन ये याद करनी है कि स्क्रू गेज जो सा है ये प्रिसीजन के मामले में बहुत ही बेटर है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है। अगर लीस्ट काउंट कम होगा तो बहुत से छोटा जो सा है वो आपका पार्टिकल 0.01 मिलीमीटर का पार्टिकल वो आप माप सकते हैं। किससे? स्क्रू गेज से। स्क्रू गेज क्या कि हाईली प्रिसीजन के जो से ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकते हैं। आपने एक ये लाइन लिखनी है कि सिग्निफिकेंट बढ़ाएंगे तो प्रिसीजन बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर स्क्रू गेज है उसकी लीस्ट काउंट कम है वर्नियर कैलिपर की निस्बत, तो स्क्रू गेज अच्छी मेजरमेंट देगा एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर, ठीक है। समझ आ गई?